ओके, सब एडमिट हो गए फिर से क्लास में? ठीक है। तो फिर इस तरह से बेटा हम फर्दर कंटिन्यू करें इसको। जिस तरह से यूनिकनेस मैं बताऊंगी उस फ्रेंच फ्राइज की कि भाई यूनिकनेस ये है इसमें कि मैं इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स लेकर आऊंगी जो कि कोई भी इतने फ्लेवर्स जो है वो नहीं लेकर आता। इसके अलावा मैं इसमें बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स मेरे बहुत ज़्यादा होंगे, और जो है मैं इसके फ्रेंच फ्राइज के जो शेप होता है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है इनोवेटिव वे में कट करके जो है वो सेल आउट करूंगी। तो इस तरह से मेरे फ्रेंच फ्राइज पे क्या होंगे कि यूनिक हो जाएंगे। सही है। इन दिस में अगर मैं पेटेंट एंड ट्रेडमार्क की बात करूंगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कि ये मैं फ्रेंच फ्राइज की इसमें बात नहीं कर रही। कोई और प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगी जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस प्रोडक्ट और उसकी बात करूंगी। अगर मैं फ्रेंच फ्राइज को अगर मैं इंटरनेशनली सेल आउट कर रही हूँ और उसको जो है मैं उसको जो है वो रेडी टू कुक की वे में जो है वो बनाकर उसके बाद फिर अगर सेल आउट करी तो ऑब्वियसली मैं एक ब्रांड बना रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं उसके अगर मुझे चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे ट्रेडमार्क और पेटेंट वगैरह की ज़रूरत होगी। ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें जो है हमारे पास जो आ रहा है वो रॉ मटेरियल आ रही है कि हमारे पास जो भी मैं बिजनेस करने जा रही हूँ तो मुझे प्रीलिमिनरी इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि वो रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट का मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है। उसकी की सप्लायर्स अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। तो सप्लायर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। फ्यूचर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफरिंग। ठीक है। मैं जो अभी प्रोडक्ट के लिए बिजनेस प्लानिंग करने जा रही हूँ तो इसके साथ साथ मैं फ्यूचर में और कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा जो ऑफर कर सकती हूँ। आपने देखा होगा डिफरेंट, जैसे जे डॉट की मैं बात करूँ तो जुनैद जमशेद के उसमें सबसे पहले जो है मेंस कलेक्शन होती थी। ठीक है। उसके बाद फीमेल्स की कलेक्शंस भी आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स पे अपने और जो है प्रोडक्ट को जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं रखा, बल्कि उन्होंने क्या किया उसमें डिफरेंट बैग्स परफ्यूम्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने ऑफर कर दी अपने एक ब्रांड में। ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं कि हम जो बिजनेस प्लान करने जा रहे हैं और अगर वो प्रोडक्ट जो है हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इन फ्यूचर हम इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो जो है ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। लाइक अगर मैंने फ्रेंच फ्राइज की बात की थी तो मेरा अगर फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छा चल जाता है तो फिर मैं क्या जो है कुबैर वो ऑफर कर सकती हूँ फ्रेंच फ्राइज के साथ। चैट पे लिखना। जी, फ्रेंच फ्राइज के साथ बर्गर, है ना? हाँ, बर्गर रोस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यानी कि आप बन रहे हैं, थोड़े थोड़े तो बन ही गए आप लोग एंटरप्रेन्योर्स। सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। मार्केटिंग आप लोगों को पता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो जस्ट ये इनफ नहीं होता कि हमने प्रोड्यूस कर लिया और मार्केट तक उसको पहुंचा दिया। जब लोगों को पता ही नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो वो क्या बोलकर खरीदेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की टारगेट मार्केट क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि टारगेट पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। टारगेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। सही। जैसे मैंने एप्पल की बात की थी कि एप्पल की फ्रेंचाइज जो है वो अगर मैं किसी ऐसी लोअर और पुअर एरिया में जो है अंडर डेवलप्ड एरिया में जो है वो ओपन करूं जहां पर लोगों को एप्पल का मतलब सेब पता होगा। ठीक है। एप्पल किसी ये गैजेट या इंस्ट्रूमेंट को नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो वहां पर जो है वो यूजलेस है, वो टारगेटेड पॉपुलेशन जहां पर मैंने वो ओपन किया है वो फ्रेंचाइज, वहां पर मैं प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन टारगेटेड पॉपुलेशन है कि नहीं। अदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर। ठीक है। और अच्छा, मुझे 5 मिनट देंगे, अजान ज़रा ख़त्म हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अजान हो रही है।
की क्लास। सेकेंड इज कस्टमर मोटिवेशन टू बाय। मार्केटिंग में आपको ये देखना पड़ता है कि कस्टमर किस तरह से मोटिवेटेड हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे यहाँ हमारे एडवर्टाइजमेंट में जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो एफर्ट्स दिखा रहे होते हैं। समटाइम्स हम इसमें जो है डांसिंग भी दिखाते हैं, समटाइम्स कोई क्रिएटिविटी अदर टाइप की दिखा रहे होते हैं ताकि लोग उस एडवर्टाइज को अट्रैक्ट होकर देखें और उसके बाद फिर उनको पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट है और ये इस तरह से मार्केट में जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये देखनी पड़ती है कि कस्टमर किस तरह से मोटिवेटेड हो रहे हैं टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद मार्केट साइज और ट्रेंड आ जाता है कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है। सही है, आपको किस तरह से उसको एडवर्टाइज करना है और मार्केटाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी मार्केट में जो है वो इन फ्यूचर जो है वो ग्रोइंग है और श्रिंकिंग है। लाइक मैंने आपको टीवी की मिसाल दी थी कि टेलीविजन जो है उनकी मार्केट जो है वो अब तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि वो श्रिंकिंग की तरफ चली गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में जो है अगर कोई टेलीविजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में जो है लॉस ही फेस करता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, ये फातिमा, फातिमा कौन है, हु इज फातिमा? ओके बेटा, सही। अच्छा, इसके अलावा हमें प्राइसिंग, कॉस्ट स्ट्रक्चर, डिजायर्ड इमेज इन मार्केट, कंपैरिजन अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, ये तमाम चीज़ें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ओपन करनी पड़ती है कि भाई हमारी प्राइसिंग क्या होगी, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, हमारी मार्केट में क्या इमेज होनी चाहिए, ये डिजायर्ड इमेज होगी। ठीक है, कि जब भी हमारे पास जो है वो बिस्किट्स का नाम आए तो सबसे पहले हमारे मुंह पे कौन सा वाला बिस्किट आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं सर्फ की बात करूँ तो सर्फ जो होते हैं जो डिटर्जेंट होते हैं हमारे, तो उसके लिए जो है अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा नाम आना चाहिए हमारे मुंह पे। ठीक है, इसी तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कोई चीज़ मार्केटाइज कर रहे हो, आपने एडवर्टाइज भी दे दिया, लेकिन जब लोग उस चीज़ की डिमांड करने रिटेलर्स के पास जाते हैं तो यू मस्ट keep it clear that your product is available in every retailer shop। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए whenever you starting a business। ठीक है, लोकेशन एंड लेआउट की बात हमने पहले भी की है कि भाई लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि भाई लोकेशन जो है आपकी ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि फेवरेबल हो एज पर द रिक्वायरमेंट हो। लाइक नंबर वन इज डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ लोकेशन, टारगेट कस्टमर प्रोफाइल, यानी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी टारगेट पॉपुलेशन वहाँ के नियरेस्ट सराउंडिंग में मौजूद हो। ट्रैफिक काउंट, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो भी बिजनेस होता है वो उसमें जो है आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक फ्लो है या नहीं है, इन सब चीज़ों को ज़रा सा देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ता है कि आप जो बिजनेस लेने जा रहे हो उसके लिए ज़्यादातर बिजनेसेस जो होते हैं वो जो है उसका वो रेंटल होते हैं। ठीक है, या लीज पर होते हैं, तो उसका रेट जो है वो फाइंड आउट करना कि अच्छा ठीक है स्पेसिफिक एरिया में हमें एक प्लेस जो है एक जोग्राफिकल एरिया वो इतने अमाउंट का मिल रहा है पर मंथ के रेंट पर। तो अनदर एरिया में आपको उसकी रिटेलर शॉप वो एजेंसीज के पास जाके उसके रेंट पता करना होता है। जैसे कि सिंपली जैसे हम अपने घर का अगर रेंट मालूम करने जाते हैं या रेंट पर अपना घर लेने जाते हैं तो भी हम डिफरेंट एजेंसी से जाके एक ही स्क्वायर यार्ड के घर की डिफरेंट प्राइसेस मालूम करते हैं, उसके बाद जो फेवरेबल होती है उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। इन दिस में यहाँ पर भी यही होता है। ठीक है, वेजेस रेट को जो है वो सिलेक्ट करना कि भाई जो लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे तो उनको क्या वेज रेट उनके लिए सेट किया जाए एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
अच्छा, जैसे मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे होंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है कि वहाँ की लेबर फोर्स की जो वेज रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली अनदर वन कंट्री, ठीक है। और इंक्लूडिंग पाकिस्तान एज वेल, ठीक है। पाकिस्तान में भी वेज रेट हाई है कंपैरेटिवली बांग्लादेश के। बांग्लादेश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड में काम करते हैं और बहुत मेहनती लोग होते हैं वहाँ के लेबर, लेकिन वो वेज बहुत ज़्यादा वहाँ का कम है पे स्केल, ठीक है। लेआउट से मुराद यहाँ पर साइज रिक्वायरमेंट है, लेआउट प्लान है कि आप अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है वो उसका जो लेआउट है यानी कि उसका जो साइज है, ठीक है, वो इनफ है फॉर योर बिजनेस और नॉट, या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ तो नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूं कि 400 स्क्वायर यार्ड में के एक प्लेस में मेरा बिजनेस रन हो सकता है और मुझे उसका रेंट देना चाहिए, बट मैंने 1000 स्क्वायर यार्ड का एक प्लेस लिया हुआ है और उसका रेंट उससे ज़्यादा हाई है, तो ये जाहिर सी बात है इट विल क्रिएट अ लॉस फॉर मी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ साइज ऑफ एरिया हमें उस टाइप का स्पेस जो है वो रेंट करना चाहिए, लीज करना चाहिए उसको, ठीक है। देन है हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। हमें हमेशा अपने दुश्मनों से जो है वो अवेयर रहना चाहिए कि हमारे दुश्मन क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो दे कंसीडर एज अ एनिमी ऑफ द अदर, ठीक है। तो दैट्स वाई वी मस्ट नो अबाउट द कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है, कि हु आर दे, क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड what are their strengths and what are the weaknesses of them, ठीक है। तो वी मस्ट कंसीडर अबाउट देम और उनका पोटेंशियल भी जो कैपेसिटी होती है उसको भी हमें जो है पता करना चाहिए कि हु आर दे और जो है उनका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी बिजनेस में, ठीक है। सो यू मस्ट कंसीडर अबाउट इट। यहाँ पर पोटेंशियल से मुराद ये भी आ सकती है, समटाइम्स आपने देखा होगा, जैसे मेरे एरिया में एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये है कि वो वहाँ पर एक पूरी रनिंग एक फूड स्ट्रीट है, ठीक है। एक फूड स्ट्रीट है लेकिन वहाँ पर एक मोनोपोली इस तरह की है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने जब वहाँ पर कोई पॉपुलेटेड एरिया नहीं था, जब वो उस वक्त उसने वहाँ पर फूड कोर्ट स्टार्ट किया था और उसके बाद उस आबादी होती गई, वो एक्सपेंड होता गया, वो एरिया पॉपुलेटेड होता गया और उसने अपने फूड कोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, उसका बहुत ज़्यादा चलने लगा, ठीक है। लेकिन अब हो ये गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुका है वहाँ की कि वहाँ पर वो अनदर वन कोई अगर पर्सन चाहे ना कि अपना कोई भी फूड कोर्ट खोल ले या कोई ऐसी फ्रेंचाइज खोल ले तो वो ओपन तो करता है, बट उसका बिजनेस रन नहीं हो पाता। समटाइम्स वो उसको थ्रेट्स मिलते हैं, समटाइम्स उसके साथ जो है उसके कस्टमर्स वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह की जो है आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना पोटेंशियल है, उसकी पावर कितनी है, उसका बैक कितना है, ठीक है। तो आप सबको ये सारी चीजें एनालाइज करनी होती हैं बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। 10th इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ मैनेजमेंट टीम, ठीक है। की मैनेजर और एम्प्लॉयज के बारे में पता करना होता है, इनकी बैकग्राउंड के बारे में पता करना होता है। समटाइम्स होता है ये कि डिपार्टमेंट फाइनेंस का है, आईटी का है और मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में ऐसा पर्सन जो है वो एज अ मैनेजर बिठाया हुआ है जिसकी स्किल है तो वो मास्टर्स, लेकिन वो किस चीज़ में मास्टर्स है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर आईटी में मास्टर्स, ठीक है। और आईटी डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो भी मास्टर्स है लेकिन वो फाइनेंस में मास्टर्स है, ठीक है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन जो है आपको अपने मैनेजर्स को जो है वो प्लेस करना चाहिए इनटू द डिजायरेबल डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लान ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ऑपरेशन के लिए भी प्लान करना पड़ता है, देयर इज अ नीड ऑफ इट कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप पहले आपको पता करनी होती है कि पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है या फिर जो है वो प्रोप्राइटरशिप है यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। कंपनी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कंपनी स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? ताहिरा आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस दोबारा पूछे कंपनी स्ट्रक्चर। जी, कंपनी मिस स्ट्रक्चर। हम्म। मिस जैसे जब भी कोई चीज प्लान होती है तो कंपनी का जैसे स्ट्रक्चर वगैरह भी देखा जाता है ना कि कंपनी किस तरीके से जो है वो हम्म। स्टार्ट होगी, हम्म। ये सब, और फिर किस तरीके से उसको चलाना है, ये सब प्लान करते हैं। हाँ सही है। चलिए फिर मैं भी एक क्लियर आंसर देती हूँ ना। डिपार्टमेंट्स चेक करे जाएंगे, ये सब चीजें जो है वो कंपनी में चेक करी जाएंगी, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या है,
बिल्कुल स्ट्रेटजीज। आप बिल्कुल करीब आ गई हैं इस चीज के, कंपनी स्ट्रक्चर के। एक्चुअली कंपनी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, हायरार्की होती है। हायरार्की का नाम सुना यस है ना? हायरार्की से समझ यस में आ गया होगा कंपनी स्ट्रक्चर क्या होता है। जी। ठीक है, कि भाई आपके पास डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके यस, बाद डायरेक्टर्स हैं, सही है। अगर मैं एम्स मैनेजर्स, की बात करती हूँ, ऑडिटर्स। है ना, अगर मैं एम्स की बात कर रही हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले डायरेक्टर्स हैं, फिर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, फिर मैनेजर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से यस, जो है इनकी हायरार्की है। फैकल्टी स्टाफ है, जी जी जी, सही, एग्जैक्टली, ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो कंपनी वेलकम। स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि कंपनी स्ट्रक्चर हायरार्की को कहते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज को आपको प्लान करना होता है। समटाइम्स हम अपनी हायरार्की को जो है अननेसेसरीली बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी वेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी पड़ती है, तो उससे कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी हायरार्की उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होती है वो आपको देखना पड़ता है कि प्लान ऑफ ऑपरेशन में कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी। समटाइम्स आपके पास, तो आपको पता होता है डायरेक्टर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो दूसरा ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो मॉडरेटर के तौर पर उसके काम करेगा। कंपनसेशन एंड बेनिफिट पैकेजेस आपको देखने पड़ते हैं कि भाई आपको इस तरह से लोगों को मोटिवेट अपने एम्प्लॉयज को करना पड़ता है कि ठीक है, जो है केपीआई जो एट लास्ट आप एंड ऑफ द ईयर देखते हो अपने एम्प्लॉयज की, तो उससे आप कंपनसेशन और जो है बेनिफिट पैकेजेस जो है वो आइडेंटिफाई करते हो और लोगों को जो है वो ऑफर करते हो, सही है। तो इससे क्या होता है, ये एक ऐसी मोटिवेशन होती है जिसके बिहाफ पर एम्प्लॉयज जो होते हैं पूरा साल बहुत मेहनत से काम करते हैं ताकि उनको एट द एंड ऑफ द ईयर जो है कंपनसेशन और बेनिफिट पैकेजेस मिले और बहुत अच्छी अमाउंट की शेप में मिले, ठीक है। देन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात आती है, तो यहाँ पर तीन तरह की फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होती है। फोरकास्टिंग से मुराद है कि हम फाइनेंस को किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पहली सोर्स होती है जिससे आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो होते हैं ना वो पता करते हो, सही है। इनकम स्टेटमेंट होती है ना, आपको पता नहीं आपने इंटर में पढ़ा होगा कि नहीं। इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें आपके पास दो हेड ऑफ अकाउंट जो होते हैं डिस्कस हो रहे होते हैं, एक आपका इनकम जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं और दूसरा जो होता है वो एक्सपेंसेस, ठीक है, कि बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं और अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम बिजनेस को देख सकते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज होती है बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो जो बैलेंस शीट होती है वो उसमें भी आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस का एसेट कितना है और उस एसेट्स को बनाने के लिए आपने डेट कितना लिया हुआ है और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है अब अगर एक बैलेंस शीट है या मैं एक बिजनेस की बात करूं तो उसमें जितना भी सेटअप लिया गया है उसमें मैंने 50 या लेट सपोज 30% मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है और 70% जो है वो मैंने लोन लेकर यानी डेट फाइनेंसिंग की हुई है। तो क्या ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से भी हम फोरकास्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट को देखते हुए कि आपका बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझ में आता है कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, ठीक है। देन फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को सही से सुनिएगा बेटा। ब्रेक इवन एनालिसिस ये होता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जब, तो वो क्या करती है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी या करूंगा तो फिर जाके मुझे प्रॉफिट अर्न होना शुरू होगा, ठीक है। लेट सपोज कि कंपनी ने जो है जब 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसको पता चला कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। फिर उसने जब 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसको पता चला कि अच्छा 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने में उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये लगी है या 100 रुपये, अभी लेट सपोज उसको इजी करते हैं। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में, ये चलो उसको भी कम कर दें, 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में 100 रुपये कॉस्ट लगी है और 100 रुपये ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जितना कॉस्ट लगी थी उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है इसमें? अनस यू टेल मी बाय चैटिंग कि अगर एक में 10 यूनिट प्रोड्यूस करने जा रही हूँ उसमें कॉस्ट 100 रुपये की लगी है और आपने जब बेचा उसको तो प्रॉफिट भी आपको 100 रुपये का ही हुआ है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? यस अनस।
अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस में अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है, और उन 10 यूनिट्स या 10 चेयर्स को बनाने में मेरे 100 रुपये लगे, सही है, कॉस्ट मेरी 100 रुपये आई है, और जब मैंने उसको सेल किया तो मुझे रेवेन्यू इनकम जो मिल रहा है वो भी 100 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, दैट्स मीन वो पॉइंट जहां पर आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर आपकी कॉस्ट और आपका इनकम इक्वल हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस रियलाइज होता है। गॉट इट? तो कंपनी को पता चला कि अगर मैं 10 चेयर्स बनाऊंगी तो मुझे 100 रुपये मेरी कॉस्ट लगेगी और 100 रुपये मुझे प्रॉफिट होगा, तो कंपनी को पता चल गया, यानी इसका मतलब है कि मैं 10 चेयर्स नहीं बनानी, मुझे 10 से ज़्यादा चेयर्स बनानी है, ठीक है, तो जाके मुझे प्रॉफिट होना शुरू होगा, और अगर मैंने 10 से कम चेयर्स बनाई तो मुझे क्या होगा, मुझे लॉस होगा, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपको पता चलता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि आपको गुड्स जो है इस पॉइंट से ज़्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा और इससे कम बनाएंगे तो लॉस होगा, और अगर इतने ही बनाएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड जो रिसोर्स होती है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की, वो होती है रेशो एनालिसिस की। रेशो एनालिसिस क्या होता है बेटा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनकी अमाउंट जो होती है वो फिगर्स में होती है, ठीक है, अमाउंट होती है इन रुपीस, होती है इन डॉलर्स होती है, लेकिन रेशो एनालिसिस में क्या होता है कि उन्हीं अमाउंट को परसेंटेज में बताया हुआ होता है, ठीक है, उनको एनालाइज किया गया हुआ होता है फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। उससे आपको क्विकली पता चल जाता है कि लेट सपोज मैं ये बोलूँ कि हमारी कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है वो 80% है इस साल, ठीक है, तो आप बोलोगे वाओ इट्स गुड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका प्रॉफिट जो है वो 2% है, तो आप बोलेंगे तो वर्स्ट है, इतना प्रॉफिट, ये तो इनफ नहीं है आपकी प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको परसेंटेज से जब पता चल रहा है तो इस तरह से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर आपकी बिजनेस में जो है वो डेट और इक्विटी का रेशियो कुछ इस तरह का है कि आपके डेट जो है वो 20% है और इक्विटी 80% है, तो आपका जो फाइनेंसिंग जो भी आपकी है फाइनेंसिंग पोजीशन है वो आपकी बहुत बेस्ट है, ठीक है, कि आपका डेट जो है वो कम से कम प्रोपोर्शन में और आपकी इक्विटी 80% है, ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन में, है ना। अब मैंने यहाँ पर कोई रुपीस नहीं बताया है, इन डॉलर्स नहीं बताया, लेकिन मैंने क्या किया, परसेंटेज में आपको एनालाइज करके बता दिया कि भाई डेट इतना है और इक्विटी इतनी परसेंट है, और आप एनालाइज कर लो रेशो के थ्रू कि ये कितने बिजनेस जो है वो ग्रो अप हो रहा है या फिर वो एक कॉन्ट्रेक्शनरी सिचुएशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इफ यू हैव एनी क्यूरी regarding these three concepts of forecasting, so you can ask me, anybody? Okay, fine. उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है लोन एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स का, ठीक है। लोन किस तरह से लिया जाए और इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए बिजनेस में, ठीक है। तो अमाउंट जो रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा है, हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अमाउंट रिक्वेस्टेड, पर्पस एंड यूजेस ऑफ फंड, रीपेमेंट, टाइमेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड लॉन्चिंग द बिजनेस। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि आप जब लोन लेने चाहते हो तो आप सबसे पहले तो अपनी अमाउंट बताते हो कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पर्पस शो करना पड़ता है कि ठीक है आपका बिजनेस है, बट फॉर विच टाइप ऑफ एक्सपेंशन यू आर गोइंग टू टेक द लोन, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस का वो साइड बताना पड़ता है कि ठीक है मुझे ये अपना बिजनेस जो है ये इस एरिया में छोटा पड़ रहा है, तो मुझे अब इसको नए जो है लार्ज एरिया में इसको जो है वो प्लेस करना है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। इन दिस वे दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन यूज, ठीक है। तो बिजनेस जो है जब एक्सपेंड करने चाहते हैं तो उनको अमाउंट की लोन की जब जरूरत होती है तो वो अपना रीजन बताते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनको इस लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद वो रीपेमेंट की बात करते हैं कि हम आपको इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। लाइक अगर मैंने आपसे लोन 10 मिलियन का लिया है, ओके, सो वी आर कनेक्टेड। जी बेटा, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है,
तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर मैंने 10 मिलियन का मैंने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो मैं उसको कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करूंगी, ठीक है। फिर मुझे टाइम बताना पड़ता है, पीरियड, कि मैं उसको, चले लेट सपोज मैं 10 इंस्टॉलमेंट में तो पे करूंगी, लेकिन मैं ईच इंस्टॉलमेंट 1 साल के अंदर दूंगी, यानी मैं इस तरह से कितने 10 साल में अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं ईच इंस्टॉलमेंट 1 मंथ में जो है वो पे करूंगी, इस तरह मैं 10 महीने में वो इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ, ठीक है। तो इन लोन पेमेंट वगैरह में आपको ये चीज भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। So if you have any query regarding this topic, so you can ask me, beta. Anybody has any question? Okay, all clear.